जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? आपने नूर मुकद्दम केस यकीनन देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा और मुझे यकीन है कि इसकी तफसील से भी आप तकरीबन वाकफ़ ही होंगे। आज उसका एक और मरहला तय हुआ है, बल्कि आखिरी मरहला तय हुआ है। जो मुल्ज़िम है या मुजरिम है ज़ाहिर अदालत उसको मुजरिम डिक्लेयर कर दिया है। ज़ाहिर जाफ़र उसका नाम है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर उसकी दरख्वास्त थी, नज़रसानी दरख्वास्त थी और उसके अंदर मुल्ज़िम की तरफ से, मुजरिम की तरफ से जो वकील साहब थे सलमान सफदर साहब, उन्होंने ये प्ली ली कि इसका दिमागी तवाज़न ठीक नहीं था और इस वजह से ये हादसा या ये वाक़या या ये कत्ल हुआ है, तो इसको माफ़ कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने यह नज़रसानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और उसकी सज़ाए मौत को बरकरार रखी। अब इसके बाद डेफिनेटली ये सज़ाए मौत हो जाएगी ज़ाहिर जाफ़र को। और ये केस जो आज भी ज़ाहिर खासा ज़ेर बहस है पूरे पाकिस्तान के अंदर। मैं इस केस के बारे में सिर्फ 2 पॉइंट ऐसे हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो जो मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र है, ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, अमेरिका से पढ़ा हुआ है और इसकी जो फैमिली है बहुत अमीर फैमिली है, यानी पाकिस्तान के जो चंद बड़े अमीर ख़ानदान है उनमें से एक ख़ानदान ये भी है। और जो नूर मुकद्दम थी मरहुमा मकतूला, वो भी बहुत पढ़ी लिखी खातून थी और उसका वालिद डिप्लोमेट था और उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर ये दोनों रहते थे और ये एलीट क्लास के साथ इन दोनों का ताल्लुक है। बस इस एलीट क्लास ने जो कुछ किया वो ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान के सामने है कि किस तरह इस लड़की के साथ उसका एक रिलेशन था और उसके बाद किस तरह उसने उसको बुला के 2 दिन उसे अपने कमरे में रखा, रेप भी किया और फिर उसे कत्ल कर दिया, उसका सर तन से जुदा कर दिया। और फिर उसके बाद इसको जिस तरह गिरफ्तार किया गया वो भी खैर पूरे पाकिस्तान के सामने है। इसके साथ साथ ये जो मुल्ज़िम है ये मंशियात का आदी भी था और इसकी रिहैब जो थी वो भी चल रही थी। अब ये इसकी बैकग्राउंड है, सब लोग इससे वाकिफ होंगे। यहाँ जो अलमिया है जिसका जिक्र मैं आज करना चाहता हूँ, वो अलमिया ये है कि जब बड़े ख़ानदानों के बच्चे हों और बड़े ख़ानदानों को अल्लाह ताला ने दौलत से नवाजा हो तो ज़ाहिर है फिर बड़े ख़ानदानों के बच्चे जो है वो काम नहीं करते हैं, मुशक्क़त नहीं करते, उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि दौलत क्या चीज़ है। तो फिर वो उस दौलत को ज़ाया करते हैं, इस किस्म के कामों में मंशियात की तरफ चले जाते हैं, शराब नोशी की तरफ चले जाते हैं, जो इल्लेजिटिमेट किस्म की एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर मुलव्वस हो जाते हैं, फिर वो लिविंग रिलेशंस में चले जाते हैं और उसका नतीजा फिर यही निकलता है। क्योंकि ज़ाहिर है ना दफ्तर जाना है, ना किसी फैक्ट्री जाना है, ना काम करना है, ना मुशक्क़त करनी है, घर पे खड़े रहना है। घर भी करोड़ों अरबों रुपए के होंगे और उसके अंदर मुलाजमीन भी होंगे, गाड़ियाँ भी होंगी। तो जब आपके पास पैसा वाफर मिकदार में है और आपने करना कुछ नहीं है तो फिर डेफिनेटली इसी किस्म के काम करेंगे जो ज़ाहिर जाफ़र ने किया। अब इससे मेरा ख्याल है बहुत सारे वालिदैन जो पाकिस्तान के अंदर जिन्हें अल्लाह ताला ने खुशहाली नवाजी है उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए अपनी औलाद के इशू को। देखें ये जो ऑटोमन एम्पायर थी ना, जिसे खिलाफत उस्मानिया कहते हैं, इसने तकरीबन 600 साल से लेके 800 साल तक हुकूमत की है और दुनिया के 3 बड़े आज़मों के ऊपर इनकी हुकूमत थी। यानी दुनिया का कोई ऐसा कोना उस वक्त था नहीं जिसके ऊपर खिलाफत उस्मानिया ने अपना परचम न लहराया हो या जहां तक वो पहुंची ना हो। तो अब इतना अरसा खिलाफत का चलना और हर किंग का पिछले किंग से बेहतर होना, ये वाकई एक बड़ा कमाल था और उस कमाल के पीछे एक रिचुअल था जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा। रिचुअल ये था कि ऑटोमन एम्पायर ने या खिलाफत उस्मानिया ने या खिलाफत उस्मानिया के सुल्तानों ने एक शहर बना रखा था जिसका नाम था मनीसा। ये शहर आज भी मौजूद है और पहाड़ी इलाका है। वहां पे पूरा उन्होंने किला बनाया हुआ था और जिस बच्चे को वो बादशाह बनाना चाहते थे या जिन बच्चों के हवाले वो मुल्क करना चाहते थे या मुल्क के निज़ाम करना चाहते थे, उनको उनकी माओ की गोद से निकाल के, अभी वो 2.5-3 साल के होते थे, तो उनको माओ की गोद से निकाल के मनीसा पहुंचा दिया जाता था और वहां उसको एक बड़ी टफ जिंदगी से गुजारा जाता था। यानी वहां पे बहुत सारे टीचर्स थे और बड़े सख्त किस्म के टीचर्स थे। वो सुबह उसको उठाते थे, ड्रिल करवानी शुरू करते थे और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रखते थे उस बच्चे को। और उसके बाद जब कि जाके 15-16 साल की उम्र में जब वो हर किस्म के फ़न का माहिर हो जाता था तो फिर उसको टेस्ट किया जाता था, उसे मुख्तलिफ जंगों में भेजा जाता था, मुख्तलिफ महकमे उसके हवाले किए जाते थे, उसको पूरे पूरे लश्कर बनाने का मौका दिया जाता था, फिर लोगों से काम लेना, फिर लोगों को मुख्तलिफ ड्यूटी असाइन करना, फिर लोगों को लीड करना फ्रंट से। तो ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती थी, फिर उनके टेस्ट होते थे और जब वो अपने टेस्टों पे पूरे उतरते थे तो फिर उन्हें किसी न किसी महकमे का इंचार्ज बनाया जाता, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करता हो सुल्तान बनता था या बादशाह बनता था। अब देखें, इतनी बड़ी बादशाहत हो और आपकी 3-4 बड़े आज़मों के ऊपर हुकूमत हो तो फिर आपके जो शहजादे हैं उनको तो अय्याशी करनी चाहिए, उनको तो इस टफ जिंदगी से गुजारनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर ऑटोमन्स ये करते, उस्मानी खलीफा ये करते, तो उनकी जो बादशाह थी वो 1-2 नस्लों से आगे नहीं जा सकती थी।
तो उन्होंने ये सोचा कि अगर हमने ज़्यादा अरसा हुकूमत करनी है तो फिर हमें अपने बच्चों को ट्रेन करना होगा और उसी टफ ज़िंदगी से गुजारना होगा जिस टफ ज़िंदगी से हम गुजरे। अब अगर बादशाह के बारे में कहते हैं कि अगर वो सोते हुए भी एक आंख खुली नहीं रखता तो फिर उसकी बादशाह खत्म हो जाती है। तो जब बादशाहों ने अपने बच्चों को टफ ज़िंदगी दी और उनके लिए कोई रायत नहीं बरती तो उसका उनको फ़ायदा हुआ। लेकिन आप अगर अमीर हैं, अल्लाह ताला ने आपको दौलत दे दी है और आप अपने बच्चों को एक लेज़ी ज़िंदगी दे रहे हैं तो आप उन बच्चों को फिर ज़ाहिर जाफ़र बना रहे हैं और ये जो ज़ाहिर जाफ़र है ये फिर किसी न किसी नूर मुकद्दम का कत्ल करेंगे और जब वो कत्ल करेंगे तो उसके बाद फिर यही होगा कि आप वकला की एक लंबी कितार भी खड़ी कर दें तो वो बच्चे बच नहीं सकेंगे, फिर आपको उनकी लाशें जेलों से वसूल करनी पड़ेंगी, जो मेरा ख्याल है बड़ी बदकिस्मती है वालिदैन की। पर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए, उसे तौबा करनी चाहिए और जितने उमरा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैं या इन्फ्लुएंशियल लोग हैं या सियासतदान हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं या बिजनेसमैन हैं और जिनकी औलादें उनके हाथ से निकल रही हैं, उन सबको चाहिए कि इससे सबक हासिल करें और अपना सिस्टम थोड़ा सा तब्दील करें ताकि बच्चों को टफ जिंदगी देंगे, उनकी ज़िंदगी में चैलेंजेस होंगे तो फिर वो इस टाइप की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस नहीं होंगे जिसके अंदर ज़ाहिर जाफ़र हुआ। और उसका यही नतीजा निकला कि आज जो वालिदैन हैं बेचारे आखिरी अदालत से भी मायूस होकर अपने घर वापस जा रहे हैं। और इन्होंने वकील कौन कौन से किए? ख्वाजा हारिस जो बहुत बड़े वकील हैं पाकिस्तान के और उनकी फ़ीस भी करोड़ों रुपए में होती, 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए फ़ीस लेते हैं वो। और वज़रा आज़म के वो केसेस करते हैं जिसमें मियाँ नवाज शरीफ है, फिर उसके बाद इमरान खान साहब, तो वज़रा आज़म के वो वकील होते हैं, इतने बड़े वकील हैं, ये भी हायर किए गए। फिर सलमान सफदर साहब जो उस वक्त इमरान खान साहब के वकील हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के वकील हैं, इन्होंने इमरान खान साहब से को 30 करोड़ के करीब PTI से भी जो मुआवजा था वो वसूल कर लिया था। फिर सिकंदर जुल्करनैन सलीम है, बड़े मशहूर वकील है ये भी। इस जैसे वकला जो थे उनको भी फैमिली ने खड़ा किया अदालतों के अंदर, लेकिन ये वकला भी बेबस हो गए और अदालतों से रिलीफ नहीं ले सके क्योंकि ज़ाहिर जाफ़र जो था उसने ऐसा जुल्म किया है कि कोई भी जज उसकी फेवर नहीं कर सकता, ना तैयार हो सकता। तो बहरहाल ये एक सबक है पाकिस्तान के उन बाअसर ख़ानदानों के लिए जो ये समझते हैं कि उनके बच्चों को कुछ नहीं करना चाहिए, हमने उनके लिए बहुत कुछ कर दिया, अब हमारी 7 नस्लें बैठ के खा सकती हैं। तो ये बैठ के खाने का अलमिया है, ये नतीजा है कि जो बच्चे हैं वो जेलों के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अब वो फांसी घाट की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे इस वक्त अंदाज़ा है कि जो ज़ाहिर जाफ़र के वालिद हैं उनकी क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि इतना बड़ा ख़ानदान है, बेटे ने पूरे ख़ानदान को मट्टी में मिला के रख दिया, उनकी बेइज्जती कर दी, अब ये बेचारे किसी जगह मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। और दूसरा ये है कि बच्चे को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं और उस कोशिश में ये नाकाम भी हो रहे हैं। अल्लाह ताला माफ़ी दे, तौबा करनी चाहिए बुरे वक्त से और साथ साथ ऐसे जो सबक होते हैं उनसे सबक सीखने चाहिए, तब जाके इंसान की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। अगर आप बच्चों को लेज़ी बनाएंगे तो अल्टीमेटली उसका नतीजा यही निकलेगा। बहरहाल आज के व्लॉग की तरफ आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बिजली गिर गई है जी, कोई ऐसी खौफनाक बिजली गिरी है कि डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रही क्या वो करेंगे क्या, और उनकी अपनी पार्टी जो उन्होंने भी बिजली गिरा दी है। कैसे आगे चल के आपको बताते हैं। नेतन्याहू की बीवी ट्रंप से मिल गई है और ट्रंप ने उसकी बीवी को चाबी दी, जिसके बाद उसने डोनाल्ड ट्रंप के बाजू मरोड़ के उसे कहा कि लेबनान के मामले में तुमने डोनाल्ड ट्रंप की बात माननी है। क्या हुआ था पूरी डिटेल आप इस व्लॉग में मुलाजा करेंगे। और पीटीआई ने आखिरी धमकी दे दी है स्टेट को जी, अभी आखिरी धमकी किसने दी है और पीटीआई क्या करना चाहती है, अपना सर खोलना चाहती है, खुदकुशी करना चाहती है, खंबे के ऊपर चढ़ के 11,000 KVA की जो तार है उसको हाथ लगाना चाहती है, क्या करना चाहती है ये हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। और चीन को 5 मुल्कों ने मुश्तरका वार्निंग दे दी है। 5 मुल्क कौन है और क्या चीन ने किया जिसकी वजह से उसको वार्निंग दी गई, ये भी हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में भी लॉन्च कर दिया और साथ ही हम उसे अपनी वेबसाइट जावेद या शॉर्टकट के काम के ऊपर भी प्लेस कर रहे हैं। अब आप हमारा कॉलम पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। साथ ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए, आप हमें फेसबुक के ऊपर फॉलो कीजिए और जो हमारा एक्स अकाउंट है उसको जरूर लाइक और फॉलो करें। नेतन्याहू की बेगम का नाम सारा नेतन्याहू है और ये बड़ी इन्फ्लुएंशियल खातून है, एक इस्राएली बिजनेसमैन है और उस बिजनेसमैन का नाम रोनी मानी है, बड़ा मशहूर बिजनेसमैन है इसराइल का। उसने इंकशाफ किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने सारा नेतन्याहू को फ़ोन किया और फ़ोन करके उसे एक इंसेंटिव दिया और साथ एक धमकी दी। इंसेंटिव ये था कि अगर नेतन्याहू अक्टूबर के इलेक्शन हार जाता है तो जाहिर है उसके बाद इसके खिलाफ ट्रायल शुरू हो जाएगा और ये इसराइल के अंदर रह नहीं सकेगा, आप लोग भी नहीं रह सकेंगे, आपकी फैमिली
और उसके जो आपके दोस्त हैं सबके असासे कन्फिस्केट हो जाएंगे इसराइल के अंदर, और आपको इसराइली गवर्नमेंट जो नहीं बनेगी वो निकलने नहीं देगी। लेकिन अगर ऐसा होता है नेतन्याहू इलेक्शन हारता है तो मैं आपको पनाह दे दूंगा, पूरे खानदान को अमेरिका के अंदर पनाह दे दूंगा। आप फौरी तौर पर जहाज लें, बल्कि मेरा जहाज ले लें और उसके ऊपर बैठ के आप अमेरिका आ जाएं और उसके बाद मैं आपका मुहाफ़िज़ होऊंगा। ये एक इंसेंटिव डोनाल्ड ट्रंप ने सारा नेतन्याहू को दिया और साथ ही एक धमकी दी, और धमकी ये दी कि अगर लेबनान के ऊपर इसने मामलात को सेटल ना किया, थोड़ा सा पीछे ना हटा, तो फिर उसने कहा जी मैं दो काम करूंगा जो इसके लिए बड़े खौफनाक होंगे। एक तो मैं इसके ऊपर से अपना हाथ उठा दूंगा, और हाथ मैंने उठाया तो ये जेल चला जाएगा, क्योंकि इसने जो कुछ किया हुआ है ये फिर जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। दूसरा उसने कहा कि जो आपका बेटा है यार, ये यार जो इस वक्त, ये मैं आपको एक बता रहा हूँ, यार नेतन्याहू जो है वो अमेरिका के अंदर है, तो उसने कहा कि मैं इसको अमेरिका बदर करने लगा हूं, मैं इसको यहां से निकालने लगा हूं, तो मैं इसको यहां से निकाल दूंगा। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जिसको पनाह दे, क्योंकि इस वक्त इसराइल के खिलाफ नफरत पाई जाती है पूरी दुनिया में। तो आप लोगों का जो बेटा जिस मुल्क में भी जाएगा वहां पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसराइल वो वापस जा नहीं सकता। तो दूसरा काम मैं ये करूंगा। तीसरा उसने कहा कि आपके जितने खानदानी असासे अमेरिका के अंदर है उन सबको मैं मुंजमद कर दूंगा, उन सबको मैं फ्रीज कर दूंगा। तो फैसला आप लोगों ने करना है कि ये 3 सजाएं आपने भुगतनी है, या फिर आपने ये इंसेंटिव लेना है कि अगर नेतन्याहू इलेक्शन हार जाता है, जिसके इम्कान बहुत ज्यादा है, तो मैं उसको पनाह दे दूंगा। और इसके बदले मैं सिर्फ आप लोगों से एक चीज चाहता हूं, और वो चीज ये है कि लेबनान के अंदर जंगबंदी करें ताकि ईरान के साथ मेरे मामला सेटल हो सके, और अगर नेतन्याहू नहीं करेगा तो मैं बड़ा बुरी तरह पेश आऊंगा। तो रोनी मानी का ये कहना है कि एक तरफ तो नेतन्याहू को अमेरिका ने या डोनाल्ड ट्रंप ने टाइट किया, और साथ उसकी बेगम जो थी उसके साथ ये टेलीफोन कन्वर्सेशन हुई, और फिर सारा नेतन्याहू फौरी तौर पर अपने खामद के पास गई और उसे वहां चीखना चलाना शुरू कर दिया, और उससे इतना प्रेशराइज किया नेतन्याहू के, उसने फौरी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया और फोन करके उससे कहा कि ठीक है, लेबनान के ऊपर मैं अमेरिकी मौक़िफ़ मानने के लिए तैयार हूं। और उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी ऐसी पतलून उतारी कि जो पूरी दुनिया को पता है, उसने उसको पागल भी डिक्लेयर किया, और यह भी कहा कि तू बड़ा एहसान फरामोश है, तो तुम्हारे जहन में शुक्र नहीं आता, तुम थैंकलेस आदमी हो। तो जो कुछ फिर डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बाद किया था, रोनी मानी का यह कहना है कि इस कॉल को नेतन्याहू की तरफ से इनिशिएट किया गया था, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो तलवार लेके सामने बैठा हुआ था, ये डंडा उसे हाथ में पकड़ा हुआ था, बस उसने खटका दिया नेतन्याहू को। तो ये उसकी बैकग्राउंड है। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि जो उसकी बेगम है नेतन्याहू की, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिल गई हुई है, और उसने प्रॉपर चाबी दे दी नेतन्याहू को, और उसे मानना पड़ गया, और उसका ये नतीजा निकला कि आज एक मुआहदा वाशिंगटन के अंदर हो गया, और इस मुआहदे के अंदर 3 फरीक शामिल थे। पहली मरतबा हिजबुल्लाह को भी इसके अंदर शामिल किया गया। लेकिन ये जो मुआहदा हुआ है, इसको जंगबंदी का मुआहदा कहते हैं, वाशिंगटन में हुआ है, और ये चौथा सह फरीकी मुज़ाकरात है, यानी उसका चौथा फेज था। 3 फरीक उसके अंदर, इसराइल, लेबनान और हिजबुल्लाह जो है ना, वो बेसिकली तो एक सियासी जमात भी है और साथ एक लश्कर भी है जो लेबनान के अंदर है, और वही रेजिस्ट कर रहा है इसराइल को। वैसे तो लेबनान की जो फौज है इंतहाई कमजोर है, वो एक दिन भी इसराइल के सामने डट के खड़ी नहीं हो सकती। ये सिर्फ हिजबुल्लाह की मेहरबानी है कि अभी तक लेबनान के ऊपर कब्जा नहीं हुआ, वरना इसराइल रोंद के निकल जाता लेबनान को। तो ये उसके बाद इस मुआहदे में ये फैसला हुआ है कि अगला जो सेशन होगा वो 22 जून को होगा, और ज्यादा डिटेल के साथ ये होगा। और अभी तक जो इसकी डिटेल सामने आई उसके मुताबिक हिजबुल्लाह ने हमले बंद कर देने हैं, हिजबुल्लाह ने कमिटमेंट की है कि हम हमले बंद कर देंगे, और साथ साथ ये कमिटमेंट हुई है दोनों तरफ से, लेबनान और इसराइल की तरफ से, कि जनूबी लितानी सेक्टर जो है उसको खाली कर दिया जाएगा, इसराइल भी वापस चला जाएगा, और उसके बाद हिजबुल्लाह भी वहां से निकल जाएगी, और फिर वहां पे एक पायलट जोन्स बना लिया जाएगा, और ये पायलट जोन्स क्या होंगे, इसके अंदर लेबनानी फौज होगी, यानी लेबनानी फौज को मौका दिया जाएगा कि वो जो जनूबी लेबनान का लितानी सेक्टर है उसके अंदर जाए और उसको प्रॉपर उसको क्लियर करे, और यहां पे फिर कोई गैर रियासती अंसर जो है वो दाखिल नहीं हो सकेगा, यानी यहां पे फिर हिजबुल्लाह दाखिल नहीं हो सकेगा। और अब अगर वहां पे हिजबुल्लाह नहीं होगा तो इसराइल भी नहीं आएगा, क्योंकि इसराइल का ये क्लेम है कि वहां से क्योंकि हमारे ऊपर हमले होते हैं तो वहां हिजबुल्लाह बैठा हुआ है, तो इसलिए हमें जनूबी लितानी सेक्टर के अंदर जाना पड़ता है। तो इस मुआहदे के अंदर ये फैसला हुआ है कि यहाँ पे हिजबुल्लाह जो उसको निकाल दिया जाएगा, और जो पायलट जोन्स बना के यहाँ पे लेबनानी फौज आ जाएगी, और वो अपना इलाका क्लियर करेगी, और वो इंश्योर करेगी कि इसके बाद कभी भी हिजबुल्लाह अपने ठिकाने यहाँ पे ना बना सके। एक तरफ ये फैसला हुआ, दूसरी तरफ आज जनूबी लेबनान के अंदर फिर इसराइल ने हमला किया है, और इस हमले के अंदर 9 लोग जो मारे गए हैं, और उसके जवाब में हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल के ऊपर रॉकेट दागे, जिसकी वजह से वहां पे भी हालात जो है खराब हो गए। यानी एक साइड पे मुआहदा हो रहा है और दूसरी साइड पे इस टाइप के जो मसाइल हैं वो भी पैदा हो रहे हैं, और बाकायदा वहां पे लड़ाई झगड़ा और जो दींगा मुश्ती है वो भी हो रही है, और साथ साथ फायरिंग भी हो रही है। इसके साथ साथ इसराइली वजीर दफा, जिसका नाम बेसिकली इसराइल कॉटेज है, और उसने ये डिक्लेयर कर दिया है कि जी लेबनान के ऊपर हमारी कार्रवाई
जारी रहेंगी, हम पीछे नहीं हट रहे, क्योंकि ये ज़ाहिर वज़ीर दिफा है, खुद जनरल है। तो उसने कहा जी हमारी जो फौजें हैं वो वापस नहीं आ रही, वो वहीं पर रहेंगे। और साथ उसने जो जनूबी लेबनान के लोग हैं, शहरी हैं, उनको कहा है कि खबरदार जो आप वापस अपने घरों पर आए, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको खाली नहीं करना और हम हमले जारी रखेंगे। क्योंकि इससे पहले इसराइल ने वार्निंग दी थी लोगों को कि यहाँ से फला गाँव के लोग जो हैं, शहर या कस्बे के लोग हैं, वो निकल जाएं, क्योंकि हम यहाँ पे अटैक करने लगे। तो उसके बाद लोग वहाँ से नकल मकानी कर गए थे। अब क्योंकि मुआहदा हो गया तो लोग अपने घरों को वापस आना चाहेंगे। तो इसराइली वज़ीर दिफा जो उसने कह दिया कि जनाब बेहतरी है कि आप घर वापस आएँ, क्योंकि हमने इसके ऊपर अटैक अब कर देना है, तो हम पीछे नहीं हट रहे। अब ये उस तरफ से ऐलान कर दिया गया है। अब देखते हैं कि क्योंकि अमेरिका यहाँ पे बफर जोन बनाना चाहता है, अब ये बफर जोन बनता है या नहीं बनता, क्योंकि इसराइली वज़ीर दिफा ने तो इनकार कर दिया। साथ उसने ये भी कहा कि ब्यूफोर्ट जिसके ऊपर उसने कब्जा किया हुआ है वो कब्जा जारी रहेगा। तो इसके साथ साथ आज जो अटैक्स हुए हैं, उस अटैक की वजह से जनूबी लेबनान के अंदर अमन मिशन है, उसका एक अहलकार जिसका ताल्लुक सर्बिया के साथ था, वो बेचारा मारा गया है इस कार्रवाई के अंदर, क्योंकि वहां पे अमन मिशन यूएन का चल रहा है और उसका दफ्तर है, उसके ऊपर भी अटैक हो गया। अब देखते हैं एक दो दिन के अंदर क्या सूरत हाल होती है, लेकिन मुझे लगता है कि इसराइली वज़ीर दिफा ने यह मुआहदा मानने से इनकार कर दिया है। अब अगर ये इनकार होता है तो डोनाल्ड ट्रंप के पास क्या ऑप्शन है, आगे चल के देखेंगे कि क्या निकलता है इसका। लेकिन बहरहाल ये काम खराब मुझे नजर आ रहा है। इसके साथ साथ जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने अपने तमाम मशीरों को कह दिया है कि मैं ईरान के ऊपर दोबारा हमला नहीं करूंगा। उसने बराबर उनको कायल किया, ऐलान किया कि मेरी तरफ से कोई हमला नहीं होगा, अमेरिकी फौज जो है ईरान के ऊपर अब दोबारा अटैक नहीं करेगी। और ये खबर जो है अमेरिकी मीडिया ने दी है और मशीरों के हवाले से उसने बड़ी डिटेल के साथ खबर दी। और साथ उसने अलबत्ता डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि अगर ईरान हमला करता है हमारे ऊपर तो फिर हम उसका जवाब जरूर देंगे, लेकिन हम पहल नहीं करेंगे, हम ईरान के ऊपर हमलावर नहीं होंगे। तो उसने अब सारी जो सूरत हाल है वो ईरान के हवाले कर दिया है कि ईरान की तरफ से अगर कोई छेड़छाड़ की गई तो फिर मैं बाज नहीं आऊंगा, लेकिन मेरी तरफ से कोई ज्यादा हमला नहीं होगा। इसकी एक वजह है, आगे चल के मैं आपको बताता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला क्यों किया। लेकिन साथ ही उसे यह भी कहा है कि अब हम सफारती हल तलाश कर रहे हैं और हम जंग को मजीद नहीं फैलाना चाहते, हम इसको समेटना चाहते हैं। तो मशीर जो है इस बात पर बड़े खुश हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो गुड्डी है इस तरह चढ़ती नहीं नजर आती मुझे। बहरहाल अब देखते हैं आगे क्या होता है। जनाब ये जो फैसला किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसकी बुनियादी वजह यह है कि आज अमेरिकी अवाने नुमाइंदगान जो है, जैसे कि हमारी कौमी असम्बली होती है वहाँ पे अवाने नुमाइंदगान होता है और उसके बाद सेनेट होता है, फिर इस सब को मिला के कांग्रेस कहा जाता है। तो अमेरिकी अवाने नुमाइंदगान के अंदर एक बिल पास हुआ है, करारदाद मंजूर हुई है और इस करारदाद के जरिए डोनाल्ड ट्रंप के जो इख्तियारात हैं, सदर के जो इख्तियारात हैं उनको कम कर दिया गया। अब उसके पास बगैर कांग्रेस की इजाज़त के किसी मुल्क के ऊपर हमला करने के इख्तियारात नहीं है। तो आज ये करारदाद पेश हुई और ये करारदाद डेमोक्रेट्स की तरफ से पेश की गई थी और उसमें इस करारदाद के हक में 215 वोट पड़े और जबकि डोनाल्ड ट्रंप के हक में 208 वोट पड़े हैं और इस तरह डेमोक्रेट्स ये करारदाद जीत गए हैं और उन्होंने एक प्रेसिडेंट के जो इख्तियारात हैं उनको कम कर दिया। इसके अंदर एक जो बड़ा कैच है वो ये है कि 4 रिपब्लिकन पार्टी के जो अरकान हैं उन्होंने भी इस करारदाद के हक में वोट दिया। अब इसके बाद जब भी डोनाल्ड ट्रंप ने किसी जगह अटैक करना होगा तो उसे कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा, कांग्रेस उसकी मंजूरी देगी तो हमला हो सकेगा, वरना प्रेसिडेंट किसी हमले को इनिशिएट नहीं कर सकेगा। अब ये जो रिपब्लिकन पार्टी के 4 अरकान का दुश्मन के साथ मिल जाना या डेमोक्रेट के साथ मिल जाना या डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वोट देना, ये बड़ा अलार्मिंग है। ये चीज साबित करती है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी पार्टी का एतमाद भी खो चुका है और अब लोग उसकी जंग की जो फितरत है उसको पसंद नहीं कर रहे। वो चाहते हैं कि अमेरिका के अंदर अमन हो और अमेरिकी फौजियों की लाशें ना आए और ये जो हम बिलियंस डॉलर इस किस्म की जंगों के ऊपर खर्च कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा, बल्कि अब रिपब्लिकन पार्टी ने मिल के डेमोक्रेट्स के साथ उसके ऊपर एक ऐसी बिजली गिराई है कि जिससे डोनाल्ड ट्रंप मुझे बचता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये शुरुआत है और अगर ये शुरुआत आगे बढ़ती चली गई तो बहुत जल्द एक मौका आ जाएगा जब डोनाल्ड ट्रंप की इम्पीचमेंट का सिलसिला शुरू हो जाएगा, यानी उसका मुआवजा शुरू हो जाएगा। और अगर ये मुआवजा शुरू हो गया तो ये अमेरिका की तारीख का बड़ा कड़ा और खौफनाक किस्म का मुआवजा होगा, बड़ी खौफनाक इम्पीचमेंट होगी और ऐसे ऐसे चैप्टर खुलेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आएगी कि उसने करना क्या है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक ट्वीट की, ट्वीट के जरिए उसने इन सब लोगों को बेशर्म कहा और उसने कहा जी ये बेमानी किस्म की करारदाद इन्होंने पास की है और उन्होंने कहा जी मेरे खिलाफ इस वक्त ये करारदाद पास हुई है जब मैं ईरान के साथ सफारती मामला सेटल कर रहा हूं, तो जब आपने अपने प्रेसिडेंट को कमजोर कर दिया है तो अब वो ईरान से क्या शर्त मनवा सकता है। तो उसने इन लोगों को कहा है कि ये शेमलेस लोग हैं और इन्होंने बिल्कुल ख्याल नहीं किया, एहसास नहीं किया और साथ उसने वो 4 रिपब्लिकन पार्टी के जो अरकान है उनकी भी बुरी तरह मजम्मत की है। तो डोनाल्ड ट्रंप बड़े गुस्से में है, लेकिन इस गुस्से का जाहिर है अब कुछ कर नहीं सकता, फायदा उसको कोई नहीं होगा इसका। इसके साथ साथ जनाब ईरान की तरफ से
खबर आई अब्बास अरागची साहब की, उसने कहा जी अमेरिका से हमारे राब्ते जो मुनक़ता हुए थे वो बहाल हो गए हैं और अब हमने दोबारा गुफ्तगू करनी शुरू कर दी। उसने कहा जो मतन हमारे मसूल हुआ है हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं। और साथ उसने कहा ईरानी अफवाज जो है दिफाई कार्रवाइयाँ करती रहेगी, हम अपना दिफा जो है उसका हक अपने पास महफूज रखते हैं। साथ उसने कहा जब तक इसराइल बैरूत से वापस नहीं आता या लेबनान से पीछे नहीं हटता उस वक्त तक ये मुज़ाकरात नहीं हो सकेंगे। उसने कहा अगर इसराइल ने बैरूत के ऊपर हमला किया तो ईरान भी एक फैसला कुल हमला करेगा इसराइल के ऊपर।